नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम यात्रा पे आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इतिहास विषय पर, तो इतिहास विषय के बारे में कल हम एक सामान्य परिचय समझे और हमने उसका एक टॉपिक प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना और समझा। आज हमारा एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। या प्राचीन भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक टॉपिक है। इसे हम अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी होंगे। तो आइए आज हम अपना शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक सिंधु सभ्यता के बारे में और उसे जानते हैं, समझते हैं, उसके विषय में एक सामान्य जानकारी लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको उसकी प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराएंगे और उस परीक्षा उपयोगी जो भी उससे प्रश्न बनेंगे हम उनको आपको बताएंगे। तो आइए पहले एक कहानी के रूप में हम इसे समझते हैं, जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक सर्वप्राचीन सभ्यता है। तत्कालीन समय की सबसे विस्तृत सभ्यता इसे माना जाता है। जो इसके समकालीन अन्य सभ्यताएं थी उनसे ये काफ़ी विकसित और विस्तृत थी। इसकी समकालीन सभ्यताओं में हम नील नदी या मिस्र जो आज का मिस्र है उसके आसपास की जो सभ्यताएं थी, सुमेरियन फारस के समय में, और मेसोपोटामिया की सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यताएं थी। तो हम जानेंगे क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, हमारे प्राचीनता से, हमारे गौरव से जुड़ी हुई है। तो हम समझेंगे कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हमारे लिए गर्व की बात है और क्यों पुराने समय में हम भारत को विश्वगुरु कहते थे। उसका संबंध भी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से भी है। तो आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में समझेंगे, जानेंगे। और हम जो आज एक दृष्टिकोण बन गया है भारत का कि भारत बहुत पिछड़ा था, भारत में मतलब सिविलाइज नहीं है लोग, कल्चर यहाँ का बहुत सही नहीं। तो आज जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हमें प्राउड फील होगा कि नहीं, ये सारी धारणाएं गलत हैं और ये बाद के इतिहासकारों ने, कुछ पश्चिमी देशों के इतिहासकारों ने ऐसी धारणा बना दी थी कि हम बहुत ही पिछड़े थे, जबकि हम उनसे कई गुना ज़्यादा विकसित और सभ्य थे। तो आज जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हमें यह खुद पता चल जाएगा कि हम कितने आगे थे उस समय की सभ्यताओं से। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हमारे मन में आएगा कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। तो इतिहासकारों में ये मत है कि मतलब जो सभ्यता जहाँ पे पनपी हो उसी के नाम से, जिसे हड़प्पा सभ्यता कुछ लोग कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इसके आसपास जो खुदाई में जो सबसे पहला नगर मिला वो हड़प्पा मिला, तो इसके नाम पे कुछ लोग इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। कुछ इतिहासकारों में विभेद है, नहीं ऐसा नहीं है, इसे सरस्वती सभ्यता कहा जाए। तो कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में भी इसका नामकरण हुआ है। तो अभी हम इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं और एक पढ़ते हैं कि मतलब कैसे इसका खोज हुआ, कैसे हम इसके बारे में जानें। तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स
मैसन। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इसे देखा, किंतु उन्होंने देखा कि जो हड़प्पा के आसपास या मतलब पाकिस्तान के कुछ सी जगह पे मतलब कुछ ईंटें निकली हैं जिससे लोग अपने मकान बना रहे हैं, उनको ईंटों के लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा है आसपास की खुदाई से ही। लेकिन उन्होंने देखा, लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं हुई और इस पे बहुत ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ज्ञात इनको हुआ था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है। फिर आगे आते हैं तो 1856 के करीब में बर्टन बंधु ने ये क्या हो रहा था, देखे होंगे कि 1853 के आसपास ही रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस समय जो बर्टन बंधु थे वो लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो उन्होंने देखा कि वहाँ आसपास जब खुदाई हुई तो देखे कि वहाँ से ईंटें बहुत मतलब उस समय की तत्कालीन सभ्यता की बहुत सी ईंटें वहाँ से मिल रही थी। तो इन्होंने भी देखा, लेकिन किसी विशेष ध्यान नहीं दिया और उन ईंटों को प्लेटफार्म बनाने के लिए जो भी उस समय लाइनें बिछ रही थी रेलवे लाइन, उसको बिछाने में उनका उपयोग किया। इसका महत्वपूर्ण समय तब आया जब हम लोग इसके बारे में चर्चा हुई पूरे विश्व में, अखबारों में। वो समय था 1921 के लगभग, जब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई। सर जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। दयाराम साहनी महत्वपूर्ण नाम, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब जब खोजा गया, इसके बारे में चर्चा हुई, तो ये पूरे विश्व में आग की तरह फैली, वहाँ न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में। फिर इसके बारे में उत्सुकता बढ़ी, फिर खुदाई प्रारंभ हुई, तब नियमित रूप से खुदाई इसकी प्रारंभ हुई। तो अब खुदाई होती गई, स्थल मिलते गए, सभ्यता के बारे में परिचय मिलता गया, और जब परिचय मिलता गया तो जानकारी बढ़ती गई। फिर उस समय के संस्कृति का, उस समय के निर्माण का, नगर योजनाओं का, भवनों का, सारी चीज़ें पता चलती गई, और उनके माध्यम से अंततः परिणाम यही निकला कि ये तत्कालीन विश्व की एक विस्तृत और सुनियोजित सभ्यता थी, बहुत ही मतलब विकसित और अपनी समकालीन सभ्यताओं से कहीं आगे थी। तो आइए देखते हैं 1922 में इन्हीं के नेतृत्व में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो की
खोज। इसकी खोज होती गई, उसी तरह की सभ्यताएं हमें देखने को मिलती जाती हैं। तो एक तरह से हम इस चीज को इस तरह भी समझ लेते हैं कि हमारी सभ्यता जो थी बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी, और कहीं ना कहीं इसी की एक धारा आज के आधुनिक भारत में, या जो आधुनिक भारत की सभ्यता संस्कृति है, उससे कहीं ना कहीं मतलब इन्हीं सभ्यताओं से प्रेरित होते हुए आगे बढ़ती हुई है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे आर्थिक जो नियोजन है, या सामाजिक है, धार्मिक है, कहीं ना कहीं इन सभ्यताओं के अंश हमें मिलते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं सभ्यताओं का एक क्रम आगे बढ़ा है जो आज जो हम भारत देख रहे हैं। सब चीजें कहीं ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्हें आसानी से आप तब समझेंगे जब हम इन सभ्यताओं को समझेंगे, तभी हम वर्तमान परिस्थिति के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रूपरेखा को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर को बहुत ही मतलब गहनता से पढ़ना है और गंभीरता से पढ़ना है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और हमें एक सामान्य जानकारी के रूप में भी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में होनी चाहिए कि हमारा भारत क्यों प्राचीन समय में सोने की चिड़िया या विश्व गुरु कहलाता था, क्यों हमारी सभ्यता, हमारा व्यापार, हमारी संस्कृति विकसित थी उस समय के लोगों से, उस समय की सभ्यताओं से। ये सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कल को कहीं वाद प्रतिवाद में भी भाग लेते हैं, या अपने आप को कहीं बाहर जाते हैं तो अपने आप को उसी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई हम भी, हमारी सभ्यता प्राचीन सभ्यता थी, हम प्राचीन समय से ही सिविलाइज्ड हैं, मतलब आगे हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, अपने देश के बारे में बता सकते हैं और प्राउड फील कर सकते हैं। तो कुल मिला के परीक्षा के साथ साथ ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इस तथ्य को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आगे आते हैं, समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका विस्तार लगभग त्रिभुजाकार था। अब देखिए, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही होता है ना। अब देखिए, सबसे उत्तर में मांडा, सबसे दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र, ये हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। फिर आप आ जाइए पश्चिम में सुटकांगेदोर, आधुनिक बलूचिस्तान, काफ़ी खबरों में रहता है। अभी पाकिस्तान में इस बलूचिस्तान के लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं, एक नए देश की मांग कर रहे हैं, उसके लेकर ये काफ़ी चर्चा में है। दायमाबाद महाराष्ट्र, और सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है। अब आपने कहा कि जैसा जानते हैं कि मैंने बताया था कि नदियों के किनारे ये सभ्यताएं विकसित हुई थी, और इनके जो तत्कालीन नगर मिले हैं वो भी किसी न किसी नदी के किनारे ही मिले हैं। तो जब हम विस्तृत, अभी आगे विस्तृत चर्चा करेंगे तो सारे जगहों को बताएंगे कि कहाँ से कौन सी नदी निकलती थी, कहाँ से वो जुड़े हुए थे। अभी फिलहाल हम इसके चारों जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के जो इसके क्षेत्र हैं, नगर मिले हैं, उनको हम जानते हैं और उनके बारे में समझते हैं कि किस नदी के किनारे ये मिले हुए हैं। अब जैसे मांडा, ये जम्मू कश्मीर में, ये चिनाब नदी, यहाँ चिनाब नदी बहती थी। ठीक है, ये मेरठ, मेरठ जानते हैं, मेरठ के पास गाजियाबाद है, गाजियाबाद के पास हिंडन नदी बहती है।
जब भूगोल आपने पढ़ा होगा तो ये चीजें आपने समझी होंगी, जानी होंगी। महाराष्ट्र, दायमाबाद, ये लगभग लगभग गोदावरी नदी के आसपास पाया जाता है। और ये सुटकांगे दौर अफगानिस्तान या बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान के पास, बलूचिस्तान के बाद दास्क नदी बहती थी, दास्क, उसके किनारे ये विकसित हुई थी। लंबाई और चौड़ाई इसकी, चूंकि चौड़ाई ज्यादा थी, लंबाई थोड़ी सी कम थी, हालांकि दोनों में बहुत अंतर नहीं है। 1600 के लगभग किलोमीटर, 1600 किलोमीटर चौड़ी थी, और ये चौड़ाई जो थी ये 1400 किलोमीटर, 1400 के किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई थी। चौड़ाई 1600 और लंबाई 1400 के किलोमीटर में ये पूरा जो था वो फैला हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका आकार कैसा था? इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। आकार त्रिभुजाकार था। लगभग विस्तार लगभग 13 लाख और किलोमीटर में इसका विस्तार था। तत्कालीन विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता इसे माना जाता है। अन्य कोई भी सभ्यता जो थी इससे ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो ये एक सामान्य जानकारी आप समझते चलिए, फिर इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। सारे नगरों की लोकेशन क्या थी, कहाँ से, किस नदी के किनारे, किस आज के आधुनिक प्रदेशों के में कौन से क्षेत्र किस प्रदेश में पाए जाते हैं, सारी चीज़ों का हम डिटेल समझेंगे। अभी एक सामान्य जानकारी आप समझते चलिए और एक कहानी के रूप में अपने दिमाग में बैठाते चलिए। ये सब जो बताया जा रहा है ये सब प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ देता है सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी, विस्तार कितना था। इसके पहले जो मैंने बताया है कि इसके सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा था, ये सब प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे आइए। त्रिभुजाकार आकार था, विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। अब आइए इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। यह पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के जो नगर थे वो काफी सुनियोजित ढंग से बने हुए थे और एक ग्रिड के रूप में बने हुए थे, मतलब एक जाल की तरह एक फैले हुए थे। और इसके दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो पीछे की तरफ खुलती थी, जो यहाँ पे भवन बने हुए थे। तो इसकी सभ्यता जो थी इसके, और जो नगर इसकी सड़कें थी सबसे महत्वपूर्ण, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे हमें जानना जरूरी है कि उस समय जो इसकी सड़कों का निर्माण हुआ था वो बहुत ही, मतलब आधुनिक नगर सड़कों से बेहतरीन तरीके से भी वैज्ञानिक पद्धति से बना हुआ था। सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, घर बने रहते थे, हैं। जो नाली की व्यवस्था थी,
जो भवन या मतलब खिड़कियां, भवनों में जो दरवाजे या खिड़कियां बने रहते थे वो सामने की तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलते थे। हवा और रोशनी का, प्रकाश का भी भवनों के निर्माण में ध्यान रखा जाता था। नाली जो थी वो ढकी हुई पाई जाती है, कहीं कहीं पक्की नालियां भी, कहीं कहीं कच्ची नालियां भी मिलती हैं। फर्श जो थे वो भी कहीं कहीं मिट्टी की कुटाई करके बनाए जाते थे, कहीं कहीं पे ईंटों की कुटाई करके बनाए जाते थे। तो कुल मिला के हम अगर देखें तो काफी विकसित और आधुनिक समय से मिलती जुलती, और कह दी कुछ मामलों में आधुनिक समय में से भी ज्यादा विकसित सभ्यता थी। तो यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम बहुत प्राचीन समय से ही बहुत विकसित रूप में चले आए हैं। तो नगर सभ्यता यह एक कांस्य सभ्यता थी, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य कांस्य युगीन सभ्यता थी। जैसे हमें पता है कि हमारे सबसे पहली खोजी धातु जो थी वो ताम्र था, तांबा था, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कांस्य युगीन सभ्यता, कांसा किससे मिलता है? कांसा जो होता है किससे मिलता है? तांबा और टिन को मिलाकर, तांबा और टिन से कांसा बनता है। तो उस समय कांस्य के धातु का प्रयोग ज्यादा होता था। जब हम इसे ऊपर से हवाई यात्रा के रूप में देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको ऊपर से देखा गया ड्रोन के माध्यम से या हवाई जहाज से, जिस पे भी आप मतलब ऊंचाई से जब इसको देखेंगे तो यह हमें एक शतरंज की तरह, चेस बोर्ड की तरह दिखाई देगा। तो व्यापार भी इसका विकसित था। यह तत्कालीन सभ्यता के साथ इसका व्यापार चलता था। जैसे फारस से, ईरान से, मतलब मेसोपोटामिया से भी कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा जो व्यापार था वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र विशेष में ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र से बाहर की सभ्यताओं के साथ भी हमारा व्यापार चलता था। उस समय मुख्य रूप से यहाँ से वस्तुएं जाती थी, उधर से उसके रूप में मुद्राएं आती थी। मतलब हम सिक्कों या मतलब को कम भेजते थे, हमारे यहाँ सिक्कों से नहीं, हमारे वस्तुओं से व्यापार किया जाता था कि वस्तु विनिमय की प्रधानता थी। और उधर से मतलब जो सुमेरिया या ईरान, इराक से जो मतलब आता था वो किसके रूप में आता था? वो मुद्रा के। तो कुछ मुद्राएं भी मिली हैं, मेलुहा, दिलमुन, जो मेसोपोटामिया में कई जगहों पे मिला है। तो उनका मतलब जो क्षेत्र है उनका इन्हीं सिंध सभ्यता के ही क्षेत्रों का नाम वहाँ पे मतलब इस अपनी अपनी भाषा में उन्होंने लिया है या लिखा है। तो काफी विस्तृत व्यापार था। 3 धातुओं का व्यापार होता था महत्वपूर्ण रूप से, सोना, चांदी, टिन, मणि, लाजवाब, मतलब ये सब कई धातुएं, महत्वपूर्ण धातुएं थी जिनका व्यापार मुख्य रूप से होता था। सिंधु सभ्यता जो थी वह आज के आधुनिक समय से देखा जाए तो एक चीज मोटी समझ लीजिए, सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता वह आधुनिक भारत के 3
भारत के नहीं कह सकते हैं, आधुनिक समय के 3 प्रमुख देशों को जोड़ती थी। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान से सबसे अधिक, भारत से सबसे अधिक क्षेत्र मिले हैं, पाकिस्तान से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले हैं, अफगानिस्तान से भी 2 क्षेत्र इसके मिले हुए हैं। तो भारत में भी सबसे अधिक क्षेत्र जो हैं वो लगभग गुजरात से मिले हैं। भारत में गुजरात से सर्वाधिक क्षेत्र कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अफगानिस्तान से कौन से क्षेत्र मिले हैं? गुजरात हो गया, फिर मतलब पंजाब हो गया, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, लाहौर के आसपास, ठीक है, काफ़ी मिले। अफगानिस्तान में मुंडी गाक एक जगह है, मुंडी गाक कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, और सोर्त गुई, ये अफगानिस्तान के एरिया है जहां से भारत में गुजरात से सर्वाधिक क्षेत्र मिले हैं, पंजाब से मिला है, राजस्थान से भी क्षेत्र मिले हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से भी सिंधु सभ्यता के काफ़ी स्थल हमें मिल गए हैं। अभी खुदाई निरंतर चालू है, कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही हैं। अभी हाल ही में राखीगढ़ी हरियाणा में खुदाई होने से सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र का होने का प्रमाण मिल रहा है। वहाँ से रथ भी मिले हैं, वहाँ से कुछ बहुत सी उस समय की वस्तुएं मिल रही हैं जो उस समय राखीगढ़ी को सबसे बड़ा क्षेत्र बनाती हैं। घग्गर नदी के प्रमाण भी मिल रहे हैं। सरस्वती जो उस समय दृष्टवती भी कहला रही थी, तो उसके प्रमाण भी हमें वहाँ से मिल रहे हैं। तो अभी चीज़ें प्रक्रिया में है, खुदाई चल रही है। जैसे जैसे और चीज़ें आएंगी, जुड़ता जाएगा, हमारी जानकारी में और वृद्धि होती जाएगी। तो अभी जो मतलब हमारे सिलेबस के अनुसार जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं वो आपको बताई जा रही हैं, और यही सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी फ़िलहाल जैसे जैसे सिलेबस में नई चीज़ें सरकार के द्वारा जोड़ी जाएंगी, तो ऐसे ऐसे आगे हम और मतलब उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। अभी फ़िलहाल हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस के अनुसार है। महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, हाँ, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर देखा जाए तो अभी तक लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, और खुदाई और भी जारी है और चल रही है। जैसे जैसे और नए प्रदेश मिलते जाएंगे, इसमें जुड़ते जाएंगे। आगे आइए। उस समय सांस्कृतिक धार्मिक विशेषता। अब जैसे उस समय के जो रहन सहन था,
खान पान था, उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। धार्मिक रूपरेखा दृष्टिकोण कैसा था, उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे एक कहानी के रूप में, क्योंकि बाद में हम इस पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे टॉपिक वाइज। तो एक समझ लीजिए एक सामान्य जानकारी के रूप में कि सांस्कृतिक व्यवस्था, उस समय के लोग समूहों में रहते थे, ठीक है। खेती विकसित हो चुकी थी, मुख्य रूप से जौ और गेहूं की खेती होती थी। कुछ जगहों पे चावल के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन गेहूं और जौ मुख्य रूप से बोई जाती थी। चना, गेहूं, सरसों, सारी चीज़ें हैं। रहन सहन, पहनावा भी मतलब अच्छा था, मतलब विकसित रूप में था। लोग अपने कमर के नीचे, गले में, कान में मतलब आभूषणों का प्रयोग करते थे। भवन निर्माण जो था वह भी महत्वपूर्ण, वास्तु की दृष्टि से महत्वपूर्ण रूप से बना हुआ था कि खिड़की, जंगले, मतलब रसोइयाँ, मतलब उस समय यहाँ तक कि आज के जो भारत का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है आधुनिक सरकार के द्वारा वर्तमान में शौचालय, उसके भी प्रमाण हड़प्पा मतलब जो काल था, हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें मिलते हैं। तो काफ़ी विकसित थी, सांस्कृतिक रूप से काफ़ी विकसित सभ्यता थी। धार्मिक रूप से भी इस समय इसका जुड़ाव हम देखेंगे कि आधुनिक समय की जो धार्मिक पद्धति है उससे जुड़ी हुई थी। जैसे उस समय प्रकृति पूजा पे विशेष ध्यान था। प्रकृति के साथ साथ पशुपति की मूर्ति मिली है, कुछ मतलब एक मतलब वृक्षों की पूजा का माता के रूप में होती थी। नदियों की पूजा होती थी, लिंग पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं, जानवरों की पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं यही जो सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताएं थी, इन्हीं का एक आधुनिक रूप, विस्तृत रूप मतलब आज के समय में भी दिखाई देता है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि कहीं ये जो भी मतलब आगे की सभ्यताएं हैं वो अपनी पिछली सभ्यताओं से प्रेरित रहती हैं, उन्हीं से निकली हुई, स्फुटित हुई हैं। तो मतलब इन्हीं से इनका उद्भव हुआ है। तो आज की जो सभ्यता है वो आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं इस सभ्यता से जुड़ी है। जैसे नाप तौल में अभी 16 इकाई का प्रयोग हो रहा था वाट के रूप में, काफ़ी जल्दी में बंद हुआ है। वस्तु विनिमय कई जगहों पे आज भी चलता है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब चीज़ों को आधुनिक भारत से ही प्राचीन भारत को जोड़ते हुए पढ़ेंगे, समझेंगे। तो धार्मिक रूप से अब जैसे अंत्येष्टि संस्कार था जो मृतकों का, तो उनका भी आधुनिक समय से बहुत ही मतलब समानता है। और कह सकते हैं कि मृतकों के दाह संस्कार की पद्धति भी प्रचलित थी। कुछ संस्कार जो होते थे वो पूर्ण समाधान होता था, कहीं पे आंशिक समाधान मिलते हैं। पूर्ण समाधान में हम देखते हैं कि मृतकों के साथ हाँ कहीं कहीं पे ये भी मान्यता, पुनर्जन्म की मान्यता का भी कहीं कहीं दृष्टिगोचर होती है। शवों के साथ उनकी वस्तुओं को रखा जाता था, ये समझा जाता था कि मतलब ये इन्हें प्राप्त होंगी। कहीं आंशिक समाधान में शव को छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षियों के द्वारा उनको खाया पिया जाता था और उस उपयोग में उनका यूज किया। दाह संस्कार में भी आग के द्वारा उन शव को नष्ट किया जाता था और उसको एक कलश में रखकर मतलब नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। हड़प्पा से एक महत्वपूर्ण स्थल अंत्येष्टि संस्कार का ही एक कब्रिस्तान टाइप का मिला है, H37 जिसे नाम दिया गया है। कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में आपके पूछ देता है कि H37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से मिला। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें, जो आगे हम विस्तार से समझेंगे। तो आर्थिक आपने समझ लिया, सांस्कृतिक हो गया, धार्मिक हो गया। अब इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उस समय ये सभ्यता अपने पतन की ओर कैसे बढ़ी, कैसे इतनी बड़ी सभ्यता का
नाश हुआ ये, या कैसे ये अचानक से खत्म हो गई, तो हम देखते हैं कोई सभ्यता अचानक से तो नहीं खत्म हो सकती और ना बिल्कुल खत्म हो सकती है। कहीं ना कहीं वो अपनी एक अगली सभ्यता को जन्म देती है, और नष्ट भी अचानक से नहीं, धीरे धीरे ही शुरू हुई होगी। तो बहुत से विद्वानों का मत है कि बाढ़ आ गया अचानक से और सब बह गया, सब सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ लोग देखते हैं कि सूखा पड़ गया था, इस वजह से सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ लोगों का है कि वैश्विक ताप, आजकल का जो एक समय में एक महत्वपूर्ण चर्चा का और बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है वैश्विक तापन की बढ़ोतरी, जिस पे भारत सरकार और पूरा विश्व मतलब गहन चिंता में है और उसके लिए अनेक उपाय कर रहा है। तो उसी समय कुछ लोग कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई और चीज़ें नष्ट हो गई अचानक से। कुछ लोग कहते हैं कि आक्रमण के द्वारा नष्ट हो गया, आर्यों के अपनी अपनी भूकंप के द्वारा भी कई लोग मानते हैं। लेकिन हम जब इसका एक परिणाम निकालेंगे और इन सारी चीज़ों को जब हम देखेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक ही चीज़ से ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई हो। धीरे धीरे कहीं पे बाढ़, कहीं सूखा हो सके, मतलब धीरे धीरे सभ्यताएं नष्ट हो गई हो और कहीं ना कहीं उन्हीं के कुछ अंश से आगे की सभ्यता विकसित हुई हो। तो यही दृष्टिकोण इतिहासकारों ने जो मतलब परिणाम के रूप में जो लिखा है, वो भी इसी को मानते हैं कि सभ्यताएं धीरे धीरे पतन की ओर आई और इन्हीं जो पतन वाली सभी इस सभ्यता से ही जो पतन हुआ, उन्हीं के बीज से मतलब अगली सभ्यता का उदय हुआ। तो जब हम आगे की सभ्यताओं को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित हैं आगे की सभ्यताएं भी। तो सिंधु सभ्यता का पतन तो कई रूपों में हम बता चुके हैं आपको। बाढ़, भूकंप, सूखा, फिर बाढ़, भूकंप, सूखा, अन्य कई कारण। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे शायद छूट गया था, जैसे कुछ लोगों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माणकर्ता थे वो विदेशी थे, विदेश सभ्यता से प्रभावित होकर इसका मतलब विकास हुआ था। कुछ लोग मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि नहीं, यही की सभ्यता से यहाँ का इस सभ्यता का विकास हुआ था, स्थानीय सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। तो जब हम कंक्लूजन के रूप में आएंगे तो हम देखेंगे कि जो स्थानीय वाली तर्क है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे विदेशी जो मान्यता है इसकी उत्पत्ति की, उसमें चाइल्ड महोदय हैं, मार्शल हैं, व्हीलर महोदय हैं, डीडी कौशाम्बी हैं। इन्होंने इसे विदेशी सभ्यता से प्रेरित माना है कि विदेशी सभ्यता से इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ है। और भारतीयों में
जो विद्वान हैं भारत मतलब स्थानीय उत्पत्ति के जो विद्वान हैं वे महत्वपूर्ण है। राखाल दास बनर्जी का नाम महत्वपूर्ण है, जो मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। इनका मानना है कि द्रविड़ सभ्यता से ही मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ है। तो इसके जो तर्क में जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं, तर्क रखे हैं, वो भी काफ़ी प्रमाणिक हैं। तो कंक्लूजन रूप पहले तो हम दोनों को समझेंगे, पढ़ेंगे बारी बारी से और कंक्लूजन भी समझेंगे। लेकिन जब हम एक तर्क पे आएंगे, एक निश्चित एक तार्किक परिणाम पे आएंगे, तो तार्किक जो परिणाम होगा उसमें जो स्थानीय जो उदय है, सब स्थानीय सभ्यता से इसके उदय का जो कारण है वो काफ़ी इस सभ्यता से मेल खाता है और काफ़ी हद तक इसे जस्टिफाई भी करता है। उसमें हम राखाल दास बनर्जी का नाम महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे। एक रामचंद्र विद्वान है, उनका भी नाम महत्वपूर्ण है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो एक कहानी के रूप में आपने इसे समझ लिया है। अब इसके आगे हम हर पॉइंट का विस्तृत से चर्चा करेंगे, विस्तार के साथ, मैप के माध्यम से। और हर एक क्षेत्र है उसकी अपनी एक विशेषता है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चंद्रहूदड़ो हो गया, बनवाली हो गया, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा हो गया। इन सारे क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज़ और छूट गया है नगर योजना में। देखिए, इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है। नगर योजना में नगर योजना में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि जो नगर थे, नगर दो भागों में विभक्त थे, काफी महत्वपूर्ण है प्री के दृष्टि से। एक था पश्चिमी और एक था पूर्वी। तो ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी। इसको एक तरह से कह सकते हैं कि शासक वर्ग के लिए था, शासक वर्ग, और ये आमजन। इसे कहा गया है पश्चिमी किला या दुर्ग, और इसे कहा गया है पूर्वी दुर्ग या किला। तो ये आमजन के लिए था, ये शासक वर्ग के लिए था। यह कुछ ऊंचाई पर से था, यह पूर्वी जो था वो नीचे था। यह एक जाल के रूप में नगर जो योजनाएं थी वो फैली हुई थी। अब लगभग हम लोगों ने मोटी मोटा सारी चीजें समझ ली हैं कहानी के रूप में। एक बार मैं आपको पूरी चीजें रिवाइज करा देता हूँ। सिंधु सभ्यता तत्कालीन विश्व की सबसे प्राचीन और विस्तृत सभ्यता थी। इसकी समकालीन सभ्यता जो थी वो नील नदी की सभ्यता, जिसे मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और एक फारस की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इसकी समकालीन सभ्यताएं थी। इसकी आकृति जो थी वो त्रिभुजाकार थी। लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ था। लगभग 1500-1600 के लगभग इसके क्षेत्र प्राप्त हो चुके हैं। मांडा इसका सबसे उत्तरी सिरा था। दक्षिण में सबसे इसके दैमाबाद महाराष्ट्र था। इसके सबसे पूरब में आलमगीर था जो मेरठ में है, और सबसे दक्षिण में सुतकांगे दौड़ था बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास। फिर देखते हैं कि दयाराम 1921 सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इसे देखा। उसके बाद विस्तृत रूप से, और जब ये पूरे विश्व के आलोक में आया तो सबसे पहले ये 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में
दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, जिसके माध्यम से यह सभ्यता पूरे विश्व में उजागर हुई और लोगों ने इसके बारे में जाना। इसकी एक महत्वपूर्ण दूसरा एक नगर है मोहनजोदारो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो से भी काफ़ी बड़े बड़े मतलब काफ़ी मोहनजोदड़ो से काफ़ी बड़े बड़े जो हैं स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे यहाँ से मिला है एक बहुत बड़ा अन्नागार भवन मिला है, स्नानागार मिला है। तो काफ़ी विकसित शहर था उस समय का मोहनजोदारो। फिर इसी तरह हम देखेंगे कि ये बंदरगाह के रूप में लोथल बहुत प्रसिद्ध था। धौलावीरा था, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि जो इस समय की नगर योजना थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। तो धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ से जो 3 भागों में बटा हुआ था। जो नगर योजना थी वो ग्रिड के रूप में थी, जाल के रूप में थी। भवन के दरवाजे और खिड़कियाँ जो थी वो पीछे की ओर खुलती थी। इसी तरह सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। धार्मिक जीवन, जो सामाजिक जीवन था वो और आर्थिक जीवन था वो व्यापार बहुत ही विस्तृत था। लोग खाने पीने और व्यापार में बहुत आगे थे। दूध दही से बनी चीज़ों को खाया जाता था। गेहूँ जौ मुख्य फसल थी। चावल के साथ भी मिलते हैं। चना कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, सरसों प्राप्त हुआ है। लकड़ी के हल का प्रयोग मिलता है। नालियों की विस्तृत व्यवस्था थी। उसके बाद हम आते हैं कि धार्मिक रूप से प्रकृति से काफ़ी नज़दीक थे। आज के धार्मिक संस्कृति से भी ये जुड़े हुए थे। जैसे उस समय भी शिव पूजा होती थी, वृक्षों की माता के रूप में पूजा होती थी। पशुपति नाथ की मूर्ति से मिलता जुलता एक आकृति प्राप्त हुई है। इनके चारों ओर लगभग चीता, भैंसा, हाथी, गैंडा मिले हुए हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब व्यापार भी उस समय इसका मेसोपोटामिया से, ईरान से, मतलब की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से इसका व्यापार भी होता था, जहाँ से मतलब वस्तुएं मंगाई जाती थी और भेजी भी जाती थी। तो वहाँ भी देखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद हम इसके आगे आते हैं संस्कारदाह मृतकों का संस्कार के रूप में काफ़ी विस्तृत था। और जो मृतकों के संस्कार था वो आधुनिक समय के जो संस्कार हैं उनसे काफ़ी मिलता जुलता संस्कार है। आत्मा में पुनर्जन्म में भी विश्वास को परिलक्षित करता है। समाधान भी 2-3 प्रकार के, जैसे कभी कभी पूरी तरह से मतलब किसी ताबूत में रखकर ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। उनके साथ कुछ सामग्री भी रख दी जाती थी। कहीं कहीं पे आंशिक था कि शव को खुला छोड़ दिया जाता था पशु पक्षियों के लिए। कहीं कहीं हम देखते हैं कि दाह संस्कार की वृद्धि मतलब भी मिलती है। कहाँ पे शरीर को, शव को पूरा जला दिया जाता था, उनके कलश को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और फिर ये सभ्यता का अंतिम चरण आता पतन। पतन के भी कई पॉइंट हैं। कोई एक कारण तो नहीं हो सकता है इतनी बड़ी सभ्यता का अचानक से नष्ट हो जाना। ये भी कोई बात में बहुत तर्क नहीं है कि किसी एक ही चीज़ से पूरी सभ्यता नष्ट हो गई हो। धीरे धीरे क्रम से ये सभ्यता नष्ट हुई। बाढ़ के माध्यम से, भूकंप है तो कहीं मतलब सूखा है, कहीं आक्रमण है, महामारी फैली होगी। कई ऐसे तर्क हैं जिनके माध्यम से ये हुआ होगा, पतन हुआ होगा। हालांकि उस पतन को हम अंतिम पतन या पूर्ण रूप से पतन नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं उसी पतन में एक नई सभ्यता या दूसरी सभ्यता के बीच छुपे होते हैं। ठीक है, तो हर पिछली सभ्यता अपने प्राचीन सभ्यता को जन्म देती है। तो हम इन सब चीज़ों को एक कहानी के रूप में समझ चुके हैं। अब आगे हम इनका मैप के माध्यम से और विशेषताओं को समझेंगे कि हर क्षेत्र की अपनी कौन कौन सी एक कुछ महत्वपूर्ण विशेषता, या जैसे चंद हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, जो आपके प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे लोथल हो गया, इस धौला, ये सब स्थल क्यों महत्वपूर्ण है, इनकी क्या अपनी विशेषताएं थी। आधुनिक समय में की जो सभ्यता चल रही है
कि उसके उस सभ्यता में उसके क्या रूप मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जैसे स्टेडियम, धौलावीरा में हमें स्टेडियम के भी प्रमाण मिलते हैं। चंद्रहूदरों से हमें लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। तो उसी तरह से कई चीज़ें हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे, जानेंगे। अभी एक कहानी के रूप में आपने समझ लिया कि उस समय की सबसे विस्तृत व्यवस्था थी, सबसे विकसित थी, यही सब। बाकी देखेंगे अपने आगे की क्लास में, कल की क्लास में हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक, अच्छा, नमस्कार।